Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do a very beautiful poem, the first poem of our second term. Before this poem we have already done one prose. We have done the first lesson of the unit 5, that is a different kind of school. और ये पोएम जो है ये भी रिलेटेड है विद द स्कूल. ओके, ये जो पोएम आज हम करने वाले हैं ये पोएम भी किससे रिलेटेड है? ये हमारे स्कूल से ही रिलेटेड है. ओके, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? बिफोर आई स्टार्ट द पोएम आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं, वो टीचर्स को वो और किसी वो ये ऐसा सोच ही नहीं पाते हैं कि टीचर जो है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है. वो लगता है कि टीचर जो है वो सिर्फ टीचर है एंड ही ओनली ही इज देयर रोल मॉडल. वो उनका रोल मॉडल होता है. उन्हें टीचर की सारी बातें लगती है कि हाँ जो टीचर ने बोल दिया वही सही है. एक बार मुझे याद है कि हम एक स्टूडेंट थी, तो उसकी मम्मी ने उसकी टीचर ने जैसे ए का जो स्टाइल है वो डिफरेंट स्टाइल में लिखा था, जैसे कि उनका जो और उसकी मम्मी घर में दूसरे तरीके से उनको ए उनकी मम्मी थोड़ा अलग तरीके से वो ए बना रही थी. तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसे ही ए बनाओ. क्यों? क्योंकि ये मेरे टीचर ने बताया है और ये ही सही तरीका है, ऐसे ही ए बनता है. तो उनकी मदर जो है वो फ़ोन करके टीचर को बहुत हंस रही थी और बता रही थी कि देखिए मेरी बेटी जो है वो बोलती है कि मम्मी आप गलत हो, मेरी टीचर राइट है. ओके, एंड शी वाज लाफिंग. तो वो इंसिडेंट मुझे अभी भी याद आता है. तो टीचर जो होते हैं वो एक छोटे बच्चे की लाइफ में वो उनके रोल मॉडल होते हैं. टीचर के लिए वो लोग के मन में बहुत रेस्पेक्ट भी होती है और उन्हें लगता है कि टीचर जो है वो कभी कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं. टीचर जो है दे आर ऑलवेज राइट. ये छोटे बच्चे हमेशा से सोचते हैं और उन्हें वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन लगता है. टीचर जो लगता है वो उन्हें ऑर्डिनरी नहीं लगता, उनको अपने जैसे नहीं लगते हैं. और ये एक पोएम है जिसमें एक छोटा बच्चा जो है ही इज़ फुल ऑफ क्यूरोसिटी अबाउट हिज टीचर. वो अपने टीचर्स को लेकर के बहुत ही क्यूरियस है. वो जानना चाहता है कि क्या टीचर भी हम आम इंसान होते हैं, ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं. ये वो जानना चाहता है और यही हम इस पोएम में देखेंगे. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय पीटर डिक्सन. ओके, अब पीटर डिक्सन जो है ही इज अ पेंटर, educationist and a theatre performer. He has written and published numerous collection of poetry especially for children. और इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं बच्चों के लिए. ये पोएम जो है इसको देख के समझ में आएगा आपको कि हाँ वो जो है बच्चों के लिए ही लिखने वाले पोएट हैं. लेकिन पोएट्री से ज़्यादा इनको थिएटर पसंद था. ठीक है, ही हैज़ एक्टेड इन स्टेज प्लेज एंड ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द थिएटर. So he was very much interested in theatre. He has also worked as a teacher and a lecturer. और वो टीचर और लेक्चरर का भी काम कर चुके हैं. कौन? पीटर डिक्सन, who is the poet of this poem, Where do all the teachers go? तो as a teacher he strived to be unbiased and did not neglect the children who were slow learners. तो जब वो टीचर थे तो वो बिल्कुल भी biased नहीं थे और जो स्लो लर्नर्स थे उन पे वो पूरा ध्यान देते थे. वो उनको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करते थे. ठीक है. His paintings applied bold imaginative themes and are placed in the art galleries of London. और वो पेंटर भी थे. He was a teacher, he was a painter, he was a theatre artist. Okay? तो इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो आज भी हम आर्ट गैलरीज में जो है लंदन की वहाँ पे हम देख सकते हैं. So let's begin the poem. So what does the poem speaks? What do we get in the poem? What will we see in the poem? We will see that this poem speaks about a child's love and curiosity of her or his teacher. एक बच्चे की प्यार और उसकी क्यूरियोसिटी, उसका जो जानने की इच्छा है, अपने टीचर को जानने की जो इच्छा है एक बच्चे की, वो हम इस पोएम में देखेंगे. ठीक है. The teacher are just नेक्स्ट टू सुपर बीइंग्स. एक बच्चे को लगता है कि टीचर जो है वो ऑर्डिनरी पीपल नहीं है, वो क्या है? वो सुपर बीइंग्स है. ठीक है. फॉर चिल्ड्रन दे कांट इमेजिन द टीचर्स आर ऑल्सो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स. वो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं
जो स्पेशली छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं तो उन्हें भी समझ में आता है कि हाँ टीचर्स, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि एक टीचर जो है वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है एंड ही इज़ नॉट अ सुपर मैन और अ सुपर वुमेन। उन्हें लगता है कि माई टीचर इज़ अ एनसाइक्लोपीडिया, उनको सब कुछ पता है, वो कभी भी गलत नहीं होते हैं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनको अपने टीचर के बारे में होती है। So first we will recite the poem and then I will explain you the poem stanza wise, okay. So let's recite it. Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses or do they wash their socks? Do they wear pajamas or do they watch TV? And do they pick their noses the same as you and me? Do they live with other people? Have they mums and dads? And were they ever children? And were they ever bad? Did they never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? Did they ever lose their hindhooks? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktop? Did they wear old dirty jeans? So, see, it's a very beautiful poem and written very beautifully, okay. और इस पोएम में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एक छोटा बच्चा जो है वो पूछ रहा है अपने टीचर के लिए। एंड आई थिंक वी मिस्ड, I'll follow one back home today. I'll find out what they do, then I'll put it in a poem that they can read to you. Okay? So, इसमें जो बच्चा है वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है पोएम में अपने टीचर के लिए, और उसे बहुत सारी जिज्ञासा है टीचर को लेकर के, और उस जिज्ञासा को वो शांत करने के लिए लास्ट पैराग्राफ में ये भी बोल रहा है कि क्या मैं अपने टीचर को एक दिन फॉलो करूँगा और उनके घर तक जाऊँगा और देखूँ वो कहाँ जाते हैं, घर भी नहीं कहाँ जाते हैं वो देखूँगा, और तब मैं उनके ऊपर ये पोएम लिखूँगा और उन्हें बोलूँगा कि आप पढ़िए और दूसरों को भी सुनाइए। Okay, so where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses or do they wash their socks? तो जो बच्चा है, जो नैरेटर है इस पोएम का, वो क्या कह रहा है कि ये सारे टीचर्स जो हैं जब 4 बज जाते हैं, 4 बजे यानी जब उनकी छुट्टी हो जाती है, इनके स्कूल का टाइमिंग क्या है, 4 o'clock का टाइमिंग है, 4 o'clock को छुट्टी होती है, तो चाइल्ड को जो है ही वंडर्स एंड क्वेश्चंस कि ये सारे टीचर्स जो है वो कहाँ जाते हैं आफ्टर स्कूल आवर्स। जब 4 बज जाते हैं तो हम तो अपने घर जाते हैं, लेकिन टीचर्स कहाँ जाते हैं। He wants to know if like any other ordinary being they also live in houses, और वो जानना चाहता है कि जैसे सारे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो घरों में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो क्या टीचर्स भी घर में रहते हैं और अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, और क्या वो भी अपने सॉक्स, जूते या फिर कपड़े धोते हैं जैसे कि दूसरे लोग धोते हैं। हाँ, means do they also do all the daily routine like others। तो यहाँ पे wash their socks का मतलब सिर्फ सॉक्स को वॉश करने से नहीं है, सारे घर के डेली रूटीन से है। ये जो बोल रहे हैं कि do they wash their socks, तो do they live in houses, क्या वो भी दूसरे लोगों की तरह घर में रहते हैं, और do they wash their socks, और ये भी अपने जूते मोजे धोते हैं। तो सॉक्स का मतलब मोजा होता है, तो मोजा धोना नहीं, सारे डेली रूटीन के वर्क से इनका मतलब है कि हाँ सारे रूटीन वर्क करते हैं क्या टीचर्स भी। ओके, नाउ डू दे वेयर पैजामाज, तो टीचर जो है, स्टूडेंट्स दे ऑलवेज सी अ टीचर इन अ फॉर्मल ड्रेस। ओके, तो उन्हें लगता है कि क्या ये भी पैजामाज मतलब कि कंफर्टेबल क्लोथ्स जो हैं वो पहनते हैं क्या घर में। हाँ, कभी उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि हाँ टीचर्स भी जो हैं वो फॉर्मल नहीं छोड़ के और इनफॉर्मल ड्रेसेस पहने। तो वो पूछ रहे हैं कि डू दे वेयर पजामास एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वो भी हमारी तरह, हमें तो बोलते हैं कि टीवी कम देखना चाहिए, मोबाइल पे गेम्स मत खेलो, मोबाइल मत देखो,
टीवी कम देखो, तो क्या वो भी टीवी देखते हैं? डू दे वॉच टीवी और डू दे पिक देयर नोजेस? नोजेस पिक करने का मतलब क्या है? हाथों से अपने नाक को साफ करना, अपने नाक के अंदर उंगली डाल के साफ करना। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि अपने नाक को में उंगली डाल के उसको साफ करते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या हमारे टीचर्स भी ऐसा करते हैं? डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी? जैसे हम और तुम पिक करते हैं, वैसे क्या वो भी पिक करते हैं, हमारे टीचर्स भी? कितनी क्यूरियोसिटी है बेचारे बच्चे को, कितनी सारी चीजें वो बच्चा जानना चाहता है अपने टीचर के बारे में। डू दे लिव विथ अदर पीपल? हैव दे मम्स एंड डैड्स? अब वो बोल रहा है कि क्या ये जो टीचर्स होते हैं ये दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या फिर ये अकेले रहते हैं? ठीक है, हैव दे मम्स एंड डैड्स, तो इनके मम्मी डैडी भी होते हैं क्या? जैसे हमारे मम्मी डैडी हैं तो टीचर्स के भी मम्मी डैडी होते हैं क्या? ये उसकी क्यूरियोसिटी है। ठीक है, एंड इफ दे हैव ऑल्सो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लाइक अस टू लिव विथ, एंड वेर दे एवर चिल्ड्रन एंड वेर दे एवर बैड? और क्या टीचर्स भी कभी बच्चे थे? और क्वेश्चन क्या है इसका कि क्या टीचर्स भी कभी बच्चे हुआ करते थे? और क्या कभी वो भी शरारतें करते थे हमारे जैसे? हम जैसे हमें बोलते गंदे बच्चे, तो उन्हें भी कोई बोलता था कि गंदे बच्चे? हाँ, उन्हें ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं छोटे बच्चे अपने टीचर्स के बारे में। तो इसीलिए वो इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछ रहा है। डू दे एवर नेवर स्पेल राइट? तो कभी उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक्स की है? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? उन्होंने कभी अपनी लाइफ में मिस्टेक की है? जैसे हम इतनी सारी मिस्टेक करते हैं, हम इतना डांटते हैं टीचर्स, चाहे हमें पनिश करते हैं, उन्होंने कभी मिस्टेक्स नहीं की है कि अपनी लाइफ में? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स? तो कभी उनको पनिशमेंट मिली है अगर उन्होंने अपने दूसरे बच्चों की चॉकलेट फ्लेक्स जो है वो चुरा ली हो उसके लिए, या फिर क्या कहते हैं, या फिर कुछ बदमाशी की हो उसके लिए? कभी उन्हें पनिशमेंट मिली है? टीचर्स को कभी पनिशमेंट मिली है? ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये टीचर, एक बच्चा जो है वो अपने पूछ रहा है, अपने आप से पूछ रहा है, या फिर वो जानना चाहता है। वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो क्या करना चाहता है? जानना चाहता है। Did they ever lose hind books? तो वो कहता है कि क्या उन्होंने, जैसे हमें बोलते हैं कि तुमने किताबें फाड़ दी, बुक पूरा छोड़ के आते हो स्कूल में, या फिर बुक की क्या हालत बना के रखी है, घर में भूल जाते हो बुक, ऐसे करके टीचर्स बोलते हैं। तो उन्होंने भी कभी अपनी हाइम बुक्स जो होती है ना वो होली बुक्स होती हैं, तो होली बुक्स उन्होंने भी कभी अपनी छोड़ी है कहीं पर? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? या फिर वो भी, उनको भी सब्जियां नहीं पसंद है, क्योंकि हम बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं कि ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। तो वो कहते हैं यहाँ पे ग्रीन जो है वो ग्रीन किसके लिए यूज किया गया है? वेजिटेबल्स के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो वो कहना चाहते हैं कि क्या कभी टीचर्स भी जो हैं वो भी अपनी बुक्स भूलते हैं, या फिर क्या वो भी अपने लीव प्लेट में खाना छोड़ते हैं? ग्रीन्स का मतलब है कि उनकी वेजिटेबल्स, पूरी वेजिटेबल्स को ग्रीन बोला गया है। तो ग्रीन्स मतलब डू दे एवर लीव ग्रीन्स? क्या अपने सब्जी में, थाली में सब्जी छोड़ते हैं? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स? उन्होंने भी कभी डेस्कटॉप के ऊपर ऐसे जैसे पेन से घिस देते हैं बच्चे डेस्क को, क्या कभी टीचर्स ने भी ऐसा काम किया है? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कभी टीचर्स ने भी इस तरीके का काम किया है? डिड दे वेयर डर्टी जीन्स? या फिर वो भी कभी गंदे जीन्स इस तरीके से पहनते हैं, या फिर टॉर्न जीन्स, जो फटे हुए जीन्स पहन के इधर उधर घूमते रहते हैं, बिकॉज दे हैव ऑलवेज सीन देयर टीचर इन अ वेरी फॉर्मल ड्रेस। तो वो कभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हाँ उनके टीचर्स भी जो है वो टॉर्न जीन्स या डर्टी जीन्स पहने, या फिर बुक फाड़े, या फिर वो वेजिटेबल्स जो है वो छोड़े ना खाए। ठीक है, आई फॉलो वन बैक होम टुडे। तो अब वो कहता है कि आई फॉलो वन बैक होम टुडे। मैं क्या करूँगा? मैं इनको फॉलो करूँगा, मैं इनके पीछे जाऊँगा, एंड आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और मैं फिर फाइंड आउट करूँगा कि वो क्या करते हैं। देन आई पुट इट इन अ पोएम, और फिर जो भी चीज़ें वो करते हैं उसकी मैं एक पोएम लिखूँगा, एंड दैट दे कैन रीड टू यू, और ये पोएम मैं उन्हें दूंगा कि वो पढ़ें।
टू ओवरकम हिज क्यूरियोसिटी, तो अब वो बहुत उसने क्वेश्चंस ही हैज़ बिकम अ बुक ऑफ क्वेश्चंस, बच्चा जो है वो किताब बन गया है क्वेश्चन का, और उसने अब अपनी क्यूरियोसिटी को वो ज़्यादा देर रख नहीं सकता है, तो वो सोच रहा है कि क्या करें, हम टीचर को फॉलो कर लेते हैं उनके घर में, घर चले जाते हैं, एंड आफ्टर स्कूल एंड वंस इट इज़ क्लियर अबाउट एवरीथिंग, और ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी कि हाँ वो भी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हैं, वो भी कपड़े धोते हैं, वो भी दे ऑल्सो पिक नोजेस, दे वॉच टीवी, ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हो जाती हैं, ये करते हैं या नहीं भी करते हैं, ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी, एक बार उनके घर पहुंचेंगे हम, तो फिर मैं क्या करूँगा, आई विल कंपोज अ पोएम, तब उसके बाद मैं एक पोएम कंपोज करूँगा, उसके बाद और फिर मैं उस टीचर को दे दूँगा कि आप इस पोएम को पढ़िए। सो दिस इज द पोएम। लेट्स सी द समरी ऑफ द पोएम, यानी कि पूरी कविता एक बार में हम देख लेते हैं पूरी पोएम को। For young kids, a teacher is an extraordinarily special person. तो बच्चों के लिए टीचर क्या है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, सुपर ह्यूमन है, ओके, एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू एक्सेप्ट दैट अ टीचर इज ऑल्सो एनी कॉमन मैन और अ वुमन लिविंग अराउंड हिम। और ये एक बच्चे के लिए मानना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि एक बच्चा जो टीचर है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, ठीक है, उसे लगता है कि वो सुपर ह्यूमन है, और वो जैसे सब लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, जैसे उसने अपने अंकल आंटी मम्मी डैडी सबको देख रहा है, उसे लगता है कि टीचर वैसे नहीं होते हैं। द चाइल्ड वंडर्स एंड क्वेश्चंस इफ टीचर्स ऑल्सो बिहेव लाइक अदर पीपल, और उसे बहुत आश्चर्य होता है और वो बहुत क्यूरियस है इस चीज़ को जानने के लिए कि उसके टीचर्स जो हैं वो भी दूसरे लोगों के जैसे ही बिहेव करते हैं क्या। इफ दे ऑल्सो डू ऑल द थिंग्स अदर पीपल डू, उसे लगता है कि वो जाने कि क्या वो लोग भी वो सारी चीजें करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं। लाइक डू दे लिव इन हाउसेस, और वो सारी चीजें क्या जैसे घर में रहना, पजामाज पहनना, सॉक्स धोना, टीवी देखना। दे ऑल्सो हैव पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू लिव विथ, क्या उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी पेरेंट्स होते हैं जिनके साथ वो रहते हैं। All these questions bother a child's mind, and out of curiosity one day the child decides to follow his teachers. और इतने क्वेश्चंस है उसके दिमाग में टीचर को लेके कि एक दिन वो सोचता है कि चलो हम टीचर को फॉलो करते हैं, टीचर के पीछे पीछे उसके घर चले जाते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या बात है, क्या ये सचमुच सुपर ह्यूमन है या फिर ये ऑर्डिनरी ह्यूमन है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करेगा, वो बोलता है कि अब जब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे टीचर जो है वो ऑर्डिनरी पर्सन है, तो भी मैं एक पोएम लिखूंगा, और जब मुझे अगर पता चल जाएगा कि नहीं ये रियली सुपर ह्यूमन है, तो भी मैं एक पोएम लिखूंगा और मैं उसे उनको दूंगा पढ़ने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द समरी ऑफ द पोएम, एंड व्हाट डज इट शोज? इट शोज द क्यूटनेस, प्योरिटी और क्यूरियोसिटी एंड डायलेमा ऑफ अ यंग माइंड। एक छोटा सा बच्चे का दिमाग बहुत छोटा होता है, बहुत क्यूट होता है, ठीक है, और बहुत ही प्योर होता है। जो उसके क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कहीं पर भी कुछ भी बनावटी नहीं होता है, वो एकदम प्योर क्वेश्चंस होते हैं, प्योर क्यूरियोसिटी होती है। और वो जो डायलेमा होता है, जो उसे समझ नहीं आती हैं चीज़ें, ये एक छोटे बच्चे की, इसको बहुत अच्छे से बताया गया है इस पोएम में। इट ऑल्सो शोज देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द टीचर, और ये वो भी दिखाते हैं कि एक बच्चा जो है वो अपने टीचर के लिए क्या एक्सपेक्ट करता है। एक बच्चा अपने टीचर के लिए टीचर को बहुत ही रेस्पेक्ट करता है, उसे बहुत मानता है, और उसे लगता है कि हिज टीचर नोज एवरीथिंग, उसका टीचर जो बोल दे वही सही है। सो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया एंड थीम ऑफ द पोएम? A student considers his teacher special. एक बच्चे के लिए उसका टीचर जो है वो बहुत ही स्पेशल है। एक बच्चे के लिए उसके टीचर जो होते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं, बट देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। लेकिन उनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती है, वो बहुत डरते हैं अपने टीचर्स से कुछ भी पूछने में, ठीक है। और इसी वजह से उनको बहुत मन में क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है। इट बिकम्स अ मिस्ट्री।
द चाइल्ड वंडर्स इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स एज अदर पीपल डू, और बच्चा जो है वो वंडर करता है कि क्या टीचर्स भी वो सारी चीज़ें करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट हिम, और वो उन सब चीज़ों के बारे में क्या करता है, जानना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट इट। ही फॉलोज अ टीचर टू हिज होम एंड नोट्स हिज एक्टिविटीज़, और इसके लिए वो क्या करता है, वो टीचर के घर जाके उसकी एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करने की सोचता है, और फिर उसके बाद सोचता है कि हम उसमें अब एक पोएम लिखेंगे। सो दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। तो राइमिंग स्कीम एंड पोएटिक डिवाइस, तो राइमिंग स्कीम जो है पोएम की वो है ABCB। अब हम देख लेते हैं ज़रा एक बार फिर से पोएम में पीछे जाके कि ये ABCB है तो कैसे है। ओके, तो हमने पहले पोएम्स जब हमने डिस्कस की है तो मैंने तुम लोगों को बताया है कि कैसे हम राइमिंग स्कीम देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वर्ड देखेंगे। लास्ट वर्ड यहाँ पे क्या है, गो। तो सपोज गो को हम मान लेते हैं A, उसके बाद है क्लॉक, इसको हम मान लेते हैं B, उसके बाद है हाउसेस, इसको हम मान लेते हैं C, और उसके बाद है सॉक्स। ठीक है, तो सॉक जो है वो किसके साथ राइम कर रहा है, क्लॉक के साथ, तो इसको भी हम कहते हैं B। तो इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड क्या होगी, राइमिंग स्कीम क्या हो गई, पहले A, फिर B, फिर C और फिर B, ABCB। Let's see the other stanzas. First is pajamas, let it be A, then है TV, let it be B, then है noses, let it be C, and then it is me, तो again B, TV और me राइम कर रहा है एक दूसरे से, तो ये भी हो गया क्या, A, B, C, B, okay, so A, B, C, B. Now let's see the third stanza. तो पहला क्या है, people, let people be A, dads, dads को मान लेते हैं B, children, children को मान लेते हैं C, और फिर बैड है तो बैड हो गया, डैड के साथ राइम कर रहा है, तो ये हो गया बैड एंड डैड B. सो अगेन C, A, B, C, B. तो जो पोएम राइमिंग स्कीम फॉलो करती है उस पोएम में हम देखेंगे कि हर स्टैंजा में उस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है विथ सम एक्सेप्शंस। किसी किसी पोएम्स में थोड़े एक्सेप्शंस होते हैं, नहीं तो हर पैराग्राफ में इस चीज़ को क्या किया जाता है, उसी स्कीम को हमेशा फॉलो किया जाता है। ओके, यहाँ पे भी देखते हैं, तो ये हो गया राइट A, मिस्टेक्स B, कॉर्नर C, और फ्लेक्स जो है इट राइम्स विथ मिस्टेक्स, तो वो भी हो गया B. सो द राइमिंग स्कीम इज A, B, C, B, A, B, C, B. ओके, A, B, C, B. नाउ अगेन द नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ है बुक्स, बुक्स को मान लेते हैं A, ग्रीन्स को मान लेते हैं B, टॉप्स को मान लेते हैं C, और फिर ग्रीन्स के साथ जीन्स राइम कर रहा है, तो ये भी हो गया A, B, C, B, A, B, C, B. ओके, नाउ सी द लास्ट पैरा। तो इसमें टुडे को मान लेते हैं A, फिर B, फिर C और फिर B, तो A, B, C, B, ये हो गया A, B, C, B, A, B, C, B. So what is the rhyming scheme of the poem? As I already told you, it is A, B, C, B. This is the rhyming scheme of the poem. Okay? सारे स्टैंजा में हमने क्या देखा कि एक ही स्कीम फॉलो की गई है। ठीक है, जो सेकंड लास्ट वर्ड है सेकंड स्टैंजा का और फोर्थ स्टैंजा का, वो राइम कर रहा है। ओके, सो दिस इज द राइमिंग स्कीम। नाउ लेट्स सी द पोएटिक डिवाइसेस। तो पहला पोएटिक डिवाइस जो यूज किया है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज अ पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस जो होता है, वर्ड्स को इस तरह से पोएम में यूज किया जाता है ताकि वो पोएम जो है वो ब्यूटीफुल लगे, वो पढ़ने में अच्छा लगे, रिदम में हो, मीटर उसका एकदम सही हो। तो ऐसे करने के लिए पोएम में कुछ चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो उसके लिए विच इज़ अ सब्सटीट्यूट टू अ ज्वेलरी। जैसे एक लड़की है वो ज्वेलरी पहनती है खूबसूरत दिखने के लिए, वैसे ही पोएम में पोएटिक डिवाइस यूज़ की जाती है पोएम को खूबसूरत बनाने के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे भी ये पोएटिक डिवाइस जो है वो यूज की गई है टू मेक द पोएम ब्यूटीफुल। तो सबसे पहला जो है वो है सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक जगह देखा कि ग्रीन्स बोला है, तो ग्रीन जो है, ग्रीन तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर वहाँ पे जो है पोएम में एक लाइन है जिसमें बोल रहा है कि डू दे लीव देयर ग्रीन्स। तो उनके बोलने का मतलब ग्रीन्स, वो क्या वो भी ग्रीन्स छोड़ देते हैं क्या, टीचर्स भी ग्रीन्स छोड़ते हैं? तो वहाँ पे वो ग्रीन्स से बोलना चाहते हैं क्या, वेजिटेबल। तो वेजिटेबल का जो सिंबल वहाँ पे यूज़ किया है वो क्या है, वर्ड ग्रीन है, ग्रीन वर्ड यूज़ किया है फॉर द वेजिटेबल। सो जो पोएटिक डिवाइस जो यूज़ हुई है वो क्या है, दैट इज सिंबल। दूसरा पोएटिक डिवाइस जो यूज़ हुआ है वो है एलिटरेशन। जैसे कि एलिटरेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड एक ही सेंटेंस में बार बार रिपीट होती है तो उसको एलिटरेशन बोलते हैं। जैसे कि दे वॉश देयर, द मेक मिस्टेक्स, म, ठीक है। पुट इन अ पोएम, म, तो ये क्या है, दिस इज एलिटरेशन। तो द, म, प, ये सब क्या है, दीज आर एलिटरेशन यूज्ड इन द पोएम। तीसरा चीज जो यूज किया है पोएम में वो क्या है, एंजाममेंट। तो एंजाममेंट क्या होता है, कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज अक्रॉस अ लाइन ब्रेक, ठीक है। बिना लाइन ब्रेक किए अगर एक सेंटेंस बोला जाए तो उसको कहते हैं एंजाममेंट। जैसे कि पहला सेंटेंस जो है पोएम का, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, पर ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये कब है, व्हेन इट्स 4 o'clock। तो क्या है, देयर इज कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देर आर सो मेनी, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 clause। ये सेंटेंस जो है वो 2 clause से मिलकर के 2 से ज़्यादा clause से बनी हुई है, और देर इज नो फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क इन द सेंटेंस, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंजाममेंट। So 3 poetic devices have been used in the poem and they are symbol, alliteration and enjambment, okay, and the rhyming scheme is A B C B, okay। तो ये तो हो गई हमारी पोएम की। अब हम आते हैं वर्ड मीनिंग्स पे, ओके। सो लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स में है पहला द सेम एज, मतलब उसी तरीके का, ठीक है, तरह। जैसे कि सेम एज यू एंड मी, वैसे ही जैसे कि मैं और तुम। उसके बाद पिक देयर नोजेस, इसका मतलब होता है कि एक एक्टिविटी टू वेस्ट टाइम, नाक में उंगली डाल के और उसको नोच रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं पिकिंग देयर नोजेस। उसके बाद पिंच होता है नोच लेना, छीन लेना, झपट लेना, ठीक है। फ्लेक्स का मतलब होता है टुकड़े, दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, ओके। उसके बाद हाइम बुक्स, हाइम बुक्स होती हैं होली बुक्स, जैसे गीता, बाइबल, कुरान, दीज आर द हाइम बुक्स। तो बुक्स ऑफ प्रेयर्स, इसको बोलते हैं हाइम बुक्स, जिसे मना किया जाता है, बोला जाता है कि अरे ये पूजा की किताब है, इसको छूना नहीं चाहिए, इसको फाड़ना नहीं चाहिए। तो इसीलिए बोला है कि क्या वो भी अपनी हाइम बुक्स फाड़ते थे, हाँ। फिर स्क्रिबल, स्क्रिबल मीन्स होता है टू राइट, घिस घिस के लिखना, ये हो गया स्क्रिबलिंग, ठीक है, ये हो गया स्क्रिबलिंग, इसको बोलते हैं स्क्रिबल करना, ठीक है। और अगर हम जैसे कि ये हो गया राइटिंग, ये हमने क्या किया, ये हमने खूबसूरती से लिख दिया, और ये हमने क्या किया, हमने स्क्रिबल कर दिया। फॉलो, गो आफ्टर, पीछा करना, किसी के पीछे जाना, जैसे कि जो चाइल्ड है वो टीचर के पीछे जाना चाहता है तो उसको बोलते हैं कि फॉलो। एग्जाम्पल, द पुलिस फॉलो द थीफ, जैसे पुलिस जो है वो क्या कर रहा है, थीफ को फॉलो कर रहा है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द वर्ड मीनिंग्स, आई मीन वर्ड्स दैट हैज कम इन द पोएम। नाउ वी विल जस्ट सी फ्यू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, बहुत ही शॉर्ट आंसर्स हैं, विच कैन बी यूज्ड एज फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो, विच कैन बी यूज्ड एज MCQ ऑल्सो। ये क्वेश्चन को हम हर तरीके से दे सकते हैं, और इसको करने के बाद हमारा जो पूरा
पोएम है वो क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट जो है पोएम की वो क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है इन क्वेश्चन आंसर्स को करने के बाद। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द पोएट चाइल्ड पोएट वंडर्स, क्या वंडर करता है कि इफ टीचर्स लिव इन ऑर्डिनरी हाउसेस, कि बच्चे टीचर्स जो हैं वो भी ऑर्डिनरी घर में ही रहते हैं क्या, ये उसकी क्यूरियोसिटी है, वंडर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोएट रिफ्यूजेस टू बिलीव, पोएट को, बच्चे को बिलीव नहीं होता है कि द टीचर्स गो होम आफ्टर वर्क, कि टीचर्स जो है वो काम करने के बाद घर जाते हैं, ये उसको क्या होता है, बिलीव ही नहीं होता है। उसके बाद है फॉर हिम टीचर्स आर, तो उसके लिए टीचर्स क्या है, परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट, ठीक है, या फिर मिस परफेक्ट, मिसेस परफेक्ट, टीचर्स उसके लिए क्या है, बच्चे के लिए परफेक्ट है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो टीचर्स कैन एवर, कोई भी टीचर क्या नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड पोएट, चाइल्ड के हिसाब से कोई भी बच्चा टीचर जो है वो कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इट इज ओनली चिल्ड्रन हु कैन, तो सिर्फ बच्चे जो होते हैं वही करते हैं क्या, वेयर अनक्लीन क्लॉथ्स, तो बच्चे को लगता है कि सिर्फ बच्चे ही क्या करते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, तो वो तो बच्चे ही करते ही हैं। पिक देयर नोजेस मीन्स, पिक देयर नोजेस का मतलब क्या होता है, यूज फिंगर्स टू रिमूव म्यूकस फ्रॉम द नोज, नोज के अंदर उंगली लगा के और म्यूकस को निकालने को बोला जाता है पिकिंग फिंगर्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थिंग दैट नॉर्मल पीपल डू आर, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, दे रिलैक्स एट होम, जो टीचर्स, उसे लगता है कि टीचर्स नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पीकर्स फाइंड्स इट हार्ड टू बिलीव दैट हिज टीचर्स आर ऑर्डिनरी पीपल, तो बच्चे को बिलीव नहीं होता है कि इसके जो टीचर्स हैं वो भी ऑर्डिनरी पर्सन हो सकते हैं। द स्पीकर थिंक्स दैट द टीचर्स आर ऑलवेज, तो स्पीकर जो है वो सोचता है कि बच्चे जो हैं वो टीचर्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमेशा फॉर्मल में ही रहते हैं, हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहन के रहते हैं, ड्रेस्ड लाइक अ टीचर, वो कभी पैजामा में या फिर कंफर्टेबल क्लोथ्स में नहीं हो सकते हैं। द नेम ऑफ द पोएट इज, ऑब्वियसली द नेम ऑफ द पोएट इज पीटर डिक्सन। According to the poem, the students are much impressed by their dash, तो बच्चे किससे बहुत इम्प्रेस्ड हैं, ऑब्वियसली टीचर्स से। द स्पीकर इज डिस्कसिंग ऑफ द थिंग्स फॉर विच द चिल्ड्रन आर ऑफन पनिश्ड, इस पोएम में स्पीकर जो है वो सारी चीज़ें भी डिस्कस कर रहा है जिसके लिए उसे लगता है कि उसके बच्चों को क्या किया जा रहा है, पनिश किया जाता है। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर फ्रॉम द लेसन। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स विच आर देयर इन द लेसन। तो पहला क्वेश्चन है एक्सक्यूज मी, व्हाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर गो एट 4 o'clock, बच्चा क्यों जानना चाहता है कि टीचर्स 4 o'clock के बाद क्यों कहाँ जाते हैं। तो द पोएट वांटेड टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन स्कूल गॉट ओवर, क्योंकि ये समय है जब स्कूल खत्म हो जाता है, तो सब बच्चे तो अपने घर जाते हैं, तो उसे बहुत क्यूरियोसिटी है कि क्या टीचर्स भी अपने घर जाते हैं, उसे ये जानना है कि टीचर्स भी अपने घर जाते हैं कि नहीं। व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट पोएट टॉक्स अबाउट, तो वो क्या चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोग करते हैं जिसके बारे में पोएट बात कर रहा है। तो नॉर्मल पीपल गो होम आफ्टर वर्क, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, काम के बाद घर जाते हैं। दे रिलैक्स इन देयर हाउसेज, वो अपने घरों में जाके रिलैक्स करते हैं। वेयरिंग एन इनफॉर्मल ड्रेस, और घर जाके वो इनफॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, टीवी वॉच करते हैं। दे लिव विदाउट देयर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है, और वो अपने दे लिव विद देयर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, वो अपने पेरेंट्स या चिल्ड्रन के साथ रहते हैं। नॉर्मल पीपल कमिट मिस्टेक्स, और नॉर्मल पीपल जो है वो गलतियां भी करते हैं। समटाइम्स दे आर सीन वेयरिंग डर्टी क्लोथ्स टू, और नॉर्मल पीपल जो है वो कभी कभी गंदे कपड़े भी पहन के रहते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो इमेजिन कर रहा है अपने टीचर्स के बारे में, और वो क्या है, वेयर डू टीचर्स लिव,
तो ही इमेजिन्स दैट द टीचर्स इफ द टीचर्स लिव इन हाउसेज, तो इमेजिन करता है कि क्या टीचर्स भी घर में रहते हैं। फिर व्हाट दे डू एट होम, तो वो क्या इमेजिन करता है कि इफ दे ऑल्सो वॉश देयर सॉक्स, वेयर पजामाज, वॉच टीवीज, ओके, तो वो इमेजिन करता है कि क्या टीचर्स भी पजामाज पहनते हैं, सॉक्स धोते हैं, टीवी वॉच करते हैं। ये सारी चीज़ें वो टीचर के लिए इमेजिन करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल विद whom they live, तो वो इमेजिन करता है कि लिव विथ अदर पीपल इफ दे ऑल्सो हैड मदर एंड फादर, और क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, क्या उनके भी मदर हैं, फादर हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो इमेजिन करता है। उसके बाद देयर एक्टिविटीज व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल, तो इसके लिए वो क्या इमेजिन करता है, इमेजिन्स इफ दे ऑल्सो डिड मिसचीव्स एंड वर पनिश्ड, तो वो इमेजिन करता है कि क्या टीचर्स भी को भी पनिशमेंट मिलती थी, क्या वो भी बदमाशियां करते थे, शैतानियां करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोएट वंडर्स इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू, तो ये वो ऐसा क्यों सोचता है, ये सारी चीज़ें वो क्यों सोच रहा है, यही क्वेश्चन है। He wonders because his tender mind considers a teacher as a super being, God-like creature, क्योंकि उसका जो छोटा सा दिमाग है बच्चे का, एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा प्योर दिमाग जो है, वो सिर्फ यही सोचता है कि उसके जो टीचर हैं वो सुपर बीइंग्स हैं एंड दे आर गॉड लाइक क्रिएचर, और वो भगवान के जैसे क्रिएचर हैं और वो कभी मिस्टेक्स नहीं कमिट करते हैं, दे आर ऑलवेज राइट, टीचर इज ऑलवेज राइट। Okay, now the next question, that is how does the poet plan to find out, what will he do once he finds out, तो पोएट कैसे प्लान करता है फाइंड आउट करने के लिए अपने टीचर के बारे में, तो वो सोचता है कि पोएट जो है वो प्लान करता है फाइंड वेदर द टीचर आर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, और तो वो टीचर भी ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग है कि नहीं है, वो कैसे करेगा फाइंड आउट, तो वो क्या करेगा, वो उनको फॉलो करेगा बाय स्पाइंग और फॉलोइंग देम ऑन देयर वे होम आफ्टर स्कूल आवर्स। ओके, वंस ही फाइंड्स आउट, और जब एक बार उसे पता चल जाएगा कि नहीं वो भी और नॉर्मल है, तो भी वो पोएम लिखेगा, और अगर उसे नहीं पता चलेगा तो भी वो पोएम लिखेगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज हु डू यू थिंक these phrases from the poem mean, what do you think these phrases from the poem mean, तो इसका क्या मतलब है, पहला है punished in the corner और दूसरा है leave their greens। तो punished in the corner का मतलब होता है to get punishment after doing a mischief, और उसको कॉर्नर में खड़ा कर देना। punish in the corner मतलब पनिशमेंट मिली एक मिस्चीफ करने के बाद और उसको कॉर्नर में खड़ा कर दिया गया ये। और दूसरा टू लीव देयर ग्रीन्स का मतलब है नॉट टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी अपनी खाने में प्लेट में सब्जी छोड़ देना। लीव द ग्रीन्स का मतलब है कि प्लेट में सब्जी को छोड़ देना। सो विद दिस वी कंप्लीट द लेसन टुडे। where do all the teachers go? I hope you all liked the poem because it was really a very beautiful poem. Okay, and I hope you students don't have so much curiosity about your teachers because you are a grown up kid, but even in our school also we will find that the small children they still have these curiosities with them. Okay, अभी तो खैर पहले के जब ये पोएम लिखी गई थी उस समय टीचर जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हुआ करते थे बच्चों के साथ, लेकिन आजकल के टीचर्स थोड़े से हैं, वो बच्चों को मदर लाइक फीलिंग देते हैं तो बच्चे वैसे उतने क्यूरियस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो माइंड होता है बहुत ही स्वीट सा प्योर सा टेंडर होता है जिसमें ये सारे चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं। So I hope you like the poem. So this is all for today. Bye bye, take care and be good.